नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास मुलाकात और आज हमारी बहुत ही खास बातचीत हो रही है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपके बारे में आम छवि ये है कि आप बहुत कम बोलते हैं, बहुत नपा-तुला बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो वो उसमें दूर का कुछ मतलब होता है। अभी दोनों राष्ट्रीय पार्टियाँ बड़ी कन्फ्यूज्ड हैं कि ये जो अलाइनमेंट है, ये रीअलाइनमेंट है, ये क्या होने जा रहा है। तो एक पॉलिटिकल स्टूडेंट के तौर पर मैं आपसे पहले तो एक पॉलिटिकल लैंडस्केप समझना चाहूँगा कि क्या एनडीए और यूपीए दोनों रीअलाइनमेंट की तरफ हैं? रीअलाइनमेंट होगा या नहीं होगा, ये आने वाले वक्त की बात है। लेकिन जहाँ तक वर्तमान राजनीतिक स्थिति का प्रश्न है, मेरे मन में तनिक भी संदेह नहीं है कि अभी की जो केंद्र सरकार है वह अलोकप्रिय हो चुकी है और इनके वापसी का प्रश्न नहीं है। लोग इतने दुखी हैं और नाराज भी हैं, इसलिए ये तो मुझे नहीं लगता। काफ़ी वक्त मिला, लगातार 2 बार वक्त मिला और उस हिसाब से जो लोगों ने सपने दिखाए थे और जो दावा किया था वैसा कुछ हुआ नहीं। आम आदमी ठगा सा महसूस करता है और खास आदमी के लिए जो उन्होंने किया होगा वे वही जाने। जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है वो भी निराश दिखता है। तो आम आदमी तो बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर ही रहा है। जिनकी ये सेवा कर रहे थे उनमें भी देख रहे हैं निराशा है। तो मिला जुला कर जो परिस्थितियां हैं उसमें उनके वापसी की कोई संभावना मैं नहीं देखता हूँ। रही बात आगे क्या होगा, अलाइनमेंट क्या होगा, सामान्य तौर पर तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। लेकिन विपक्ष जो आज है केंद्र में, उसकी ताकत बढ़ेगी। अलग अलग जगहों पर उनकी ताकत बढ़ेगी क्योंकि जो सत्ता पक्ष है वो अलोकप्रिय है। अब उनके कुछ एलाइज उनको छोड़कर पाला बदल लेंगे, ये एक अलग बात है। इसके बारे में मेरा कोई अध्ययन नहीं है कि लोग क्या करेंगे। लेकिन इतना तय है कि एलाइज साथ रहें तो भी और छोड़ दें तो भी मेरे हिसाब से कोई संभावना नहीं दिखती। जिन लोगों की ये राय है और ये राय वाकई बहुत लोग अब मानते भी हैं कि इनकी वापसी नहीं हो सकती, ये जो यूपीए का प्रेजेंट स्ट्रक्चर है इनकी वापसी नहीं हो सकती। लेकिन बिल्कुल अंधेरे में इनको प्रकाश की किरण अब ये नज़र आ रही है कि चूँकि प्रधानमंत्री ने खुद वित्त मंत्रालय संभाल लिया है, 2 साल बचे हैं, तो इनको बड़ा पता है कि ये आखिरी मौका है कि टर्न अराउंड कर लें और कुछ कर लें। ये इनको थोड़ी सी होप दिख रही है। आप इसको सब्सक्राइब करेंगे? नहीं, ये सब कोई मतलब नहीं। ये तो कॉस्मेटिक एक्सरसाइज कुछ करना चाहते होंगे, लेकिन सरकार तो ही नहीं की थी। अब मुझे आश्चर्य लगता है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी बात नहीं चल रही थी कल। क्या यानी हर त्रुटि के लिए वित्त मंत्री जी जवाब दें और वित्त मंत्री जी इनके नियंत्रण से बाहर थे। प्रैक्टिकल बात है कि वित्त मंत्री खुद एक सीनियर व्यक्ति थे, तो वहाँ एक तरह की ऑटोनॉमी थी। अगर ये अजम्पशन सही है तो अब वित्त मंत्री के रूप में ये प्रधानमंत्री शायद ज़्यादा सक्रिय होकर के कुछ डिलीवर करने की कोशिश करें। हम तो इस थ्योरी को बाई करने को तैयार नहीं। ये तो बिल्कुल ही ये कांग्रेस की आदत है, ये पुरानी आदत है। कांग्रेस का ये तरीका, मरीज अब ठीक हो जाएगा। ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। आपने जो बात कही उसी के कारण एक जो वाइड ओपन पॉसिबिलिटी लोग कह रहे हैं वो ये है कि क्या ये पहली बार ऐसा होगा कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां मिल करके 50% लोकसभा की जो सीटें होती हैं, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां 50% के नीचे रह जाएं और ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी नॉन कांग्रेस और नॉन बीजेपी पार्टियां। यानी कि अगला फॉर्मेशन शायद ऐसा हो जिसमें एनडीए हो या यूपीए, उसका प्रधानमंत्री नॉन बीजेपी या नॉन कांग्रेस हो। देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्टता के साथ कहता हूँ, कोई नेशनल पार्टी नहीं, मल्टी स्टेट पार्टीज। ओके। नेशनल पार्टीज कहाँ? ऐसी तो कोई नेशनल पार्टी नहीं। कुछ राज्यों में हो गए तो नेशनल हो गए और हम लोग एक राज्य में हैं तो नेशनल नहीं है।
नेशनल आउटलुक है। भले ही हम लोगों का प्रभाव सीमित राज्य में हो, लेकिन आउटलुक नेशनल है। लेकिन कोई नेशनल पार्टी अब बची नहीं है। कोई नेशनल पार्टी अब नहीं बची। उपस्थिति के कारण नेशनल पार्टी नहीं बची। उपस्थिति के कारण कोई नेशनल पार्टी। नेशनल आउटलुक तो सबका है। कम से कम हम लोगों को अपनी पार्टी के बारे में दावा है, ये हमारा नेशनल आउटलुक है। हम देश की चिंता करते हैं। जिस जगह के लोगों ने चुना है वहां की चिंता तो करते ही हैं। देश की सबसे बड़ी चिंता है कि देश के सभी इलाकों का विकास हो। अब दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, वो कहाँ उनका आउटलुक नेशनल है? उनका आउटलुक तो बिल्कुल जिसको कहिए कि संकुचित है। एक आपने देखा है, ये भगवान इंद्र के बारे में सुना होगा आपने, इंद्र सिंड्रोम हम उसको कहते हैं, कि जहां कहीं भी कोई अच्छा काम हो रहा हो तो आसन डोलने लगता है, तो फिर वो तप में विघ्न उत्पन्न करने की कोशिश होती है। हम जो माइथोलॉजी में सुनते रहे, तो वही हालत है दिल्ली में जो बैठे हुए कांग्रेस के लोग जो हैं। उनको ऐसा दिखता है कि अगर किसी राज्य में कुछ अच्छा काम हो रहा है, उनकी पार्टी का ही सही क्यों ना हो, तो उनको अपना आसन डोलता नजर आता है, तो उसमें बाधा डालते हैं। ठीक, कौन सा नेशनल आउटलुक है? ये तो इतने कमजोर लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, जिसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए आपने जो कहा नेशनल आउटलुक की बात हमने कही, लेकिन देश कैसे बनेगा? देश के सभी प्रांतों का विकास होना चाहिए। ये बात करते हैं समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात। हम तो पूछते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है? समाज के हर समूह का, हर तबके का विकास होना चाहिए और देश के हर हिस्से का विकास होना चाहिए, तभी तो समावेशी हुआ। वरना समावेशी या इंक्लूसिव कह देने से तो वो इंक्लूसिव नहीं हो गया। तो इसलिए कोई ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। सीधी बात है कि सब मल्टी स्टेट पार्टीज हैं, कोई वन स्टेट, टू स्टेट, कोई मल्टी स्टेट पार्टीज, तो ऐसे ही चलता है देश में। एक परिस्थिति आ गई। हाँ, ये परिस्थिति अगर कोई पूछे क्यों आई, तो इसके लिए तो कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। जो हमने आपको बता दिया, इंद्र सिंड्रोम, अपनी पार्टी की सरकार को ही बर्दाश्त नहीं करते थे। कोई मुख्यमंत्री थोड़ा अच्छा काम किया तो हटा दो। जैसे लोग कपड़े बदलते हैं वैसे मुख्यमंत्री बदले जाने लगे। तो हर अलग अलग राज्यों में उसकी प्रतिक्रिया हुई और वहां से खात्मा की शुरुआत हो गई। तो आज जो हालात पैदा हुए हैं, अगर वो रखते, जो पार्टी के अंदर के रीजनल लीडर्स हैं उनका सम्मान देते, उनकी इज्जत देते, उनकी बात का की अहमियत होती, तो ये नौबत नहीं आती। ये नौबत आई क्यों है? कोई भी पार्टी क्यों बढ़ी है? इसलिए बढ़ी है। अब ये बात अलग है कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति में अलग अलग पार्टियों का विकास हुआ है। वहाँ जिसने वहाँ के सेंटिमेंट को समझा, जिस पर ज़्यादा लोगों का भरोसा हुआ। आप ये साफ देखते हैं कि ये ट्रेंड कि जैसा आपने कहा कि सो कॉल्ड राष्ट्रीय पार्टियां तो दरअसल मल्टी स्टेट पार्टियां हैं और आप लोग चूंकि एक राज्य में केंद्रित हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास राष्ट्रीय आउटलुक नहीं है। तो ये रोड मैप किया जा सकता है क्या कि आने वाले दिनों में ये पार्टियां और ज़्यादा बढ़ेंगी और इन दोनों पार्टियों का स्पेस संकुचित होगा, इंक्लूडिंग बीजेपी? देखिए, इसके बारे में निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता है पूरे देश के कंटेक्स्ट में क्या होगा, लेकिन मुझको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का और यूपीए का स्पेस घटेगा और बाकी का बढ़ सकता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की स्थिति होगी, तो उस हिसाब से फिर कल क्या होगा। और सबसे बड़ी बात है, देखिए कोalition का एरा है, इसमें घबराने की क्या जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि प्रोग्राम पहले से निर्धारित होने चाहिए। सरकार एक प्रोग्राम पर बनाइए, उस पर अमल कीजिए। ये
एक बड़ा सवाल हमारे शहरों में, या कहिए जो कि पावर पॉलिटिक्स के आसपास के लोग होते हैं, जिनका कोई इंटरेस्ट होता है, उन लोगों में बड़ी चर्चा होती है। जो आपने कहा कि कोलिशन इरा का मतलब ये नहीं है कि अस्थिरता, वो ये कहते हैं कि अरे इसके बाद अगर कांग्रेस कमज़ोर होगी, बीजेपी नहीं बढ़ेगी और कोई नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी फॉर्मेशन आता है तो निश्चित रूप से देश अस्थिर हो जाएगा। नहीं, कोalition का दौर चल रहा है इतने दिनों में। सवाल है कि कोalition को आप कैसे चलाते हैं। अभी देश स्तर पर कोalition चला करके अटल जी ने अपने नेतृत्व का परिचय दिया। कहाँ किसी प्रकार की दिक्कत थी। पहला जो 98 में बना, ठीक है, कोalition पार्टनर ने उसको चलने नहीं दिया, फिर चुनाव हो गया। लेकिन जब दोबारा चुनाव होकर के अटल जी आए तो सरकार तो चल रही थी। और आपका मानना है कारण जो कुछ भी हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। और आपका मानना है, बिल्कुल आपका मानना है कि अगर एनडीए की सरकार है और कोई प्रधानमंत्री बीजेपी का नहीं भी है और एनडीए का है तो भी वो सरकार स्थिर होगी। इन सब विषयों पर हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैंने तो बात कही कि कोalition में देखना पड़ता है कि कैसे चला रहे हैं। हम लोग भी यहाँ कोalition चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चल रही। तो कहाँ कोalition की सरकारें अनस्टेबल होती हैं, अस्थिर होती हैं, या उसमें कई प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम लोगों के कोalition की सरकार चल रही है और कई जगहों पर एक पार्टी की सरकार चलती है, वो जितना नहीं काम कर पाते हैं उससे अधिक काम हम लोगों ने किया। सबसे बड़ी बात है कि आपसी समझ, एक दूसरे की इज्जत करना। आप कोalition बनाइए तो नंबर एक इसमें ये नहीं होना चाहिए कि आपसी सहमति की कमी हो जाए। जिस दिन आपसी सहमति की कमी होगी उस दिन वो नहीं चलेगा। नीतियों में स्पष्टता होनी चाहिए। एक लिमिटेड क्वेश्चन और है मेरा, वो ये कि अभी बीजेपी के किसी नेता को आपने जेडीयू में शामिल किया और आपके कार्यकर्ताओं में ये बड़ी चर्चा है कि अब हमको आगे चलते हुए बिहार की राजनीति का जहाँ तक सवाल है, बीजेपी के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है और मजबूरी नहीं है। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। जो जिनके बारे में कहा जा रहा है वो बीजेपी के लोगों को मालूम था और कई महीना पहले उन लोगों ने बता दिया, उन लोगों ने कह भी दिया कि ठीक है जाइए, हम ये काम नहीं कर सकते। अंडरस्टैंडिंग जब मेरे यहाँ उनकी इच्छा थी कि हम जेडीयू में रहना चाहते हैं, संजय झा जी की, तो हमने कहा था स्पष्टता के साथ कि भाई आप बात कर लीजिए अपनी पार्टी में अपने नेताओं से, उनसे समझ लीजिए। ऐसे तो मेरे लिए कठिन है, निकटता है, एनडीए का काम कर ही रहे हैं, हम लोगों को भी पूरा भरोसा है, लेकिन ये नहीं होगा। तो जब बात हो गई और अंत में मुझको भी ये मैसेज मिल गया कि कोई दिक्कत नहीं, तब गए। अब हो सकता है जिन लोगों को मालूम ना हो वो समझ रहे हो, ये तोड़ फोड़ तो है ही नहीं। तो ये महत्वपूर्ण सफाई है। नहीं, ये तोड़ फोड़ नहीं है, ये बिल्कुल ही उसको क्या कहिएगा कि सहमति से। ऐसे अनेक लोग हैं बीजेपी में, हम लोगों की सहमति से गए हुए कई लोग हैं, एमएलए हैं, पदों पर हैं। जब समझौता होता है, टिकट किसी के खाते में जाता है, तो मान लीजिए हमारी पार्टी में थे, वो लड़ते तो सीट और कैंडिडेट दोनों साथ साथ गए। तो बीजेपी से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है? नहीं। और आरएसएस से आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है? नहीं, आरएसएस के साथ तो कोई हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग का प्रश्न नहीं है। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल है, 1996 से हम लोगों का उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग है और उसके आधार हैं, उसका कारण है, तो हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कठिनाई है। हाँ, कतिपय कारणों से इन दिनों बात चल रही है, तो देखिए कुछ चीजें पॉलिसी की होती है। तो हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते हम क्या सोचते हैं इसका प्रकटीकरण विवाद नहीं है। कोई भी चीज को रिकॉर्ड पर कोई बात समय के पहले कह दी जाती है ताकि आपस में किसी प्रकार की गलतफहमी न रहे, लेकिन मैं उस चीज को उभारना नहीं चाहता हूं। बिल्कुल, लेकिन ये आप ठीक कह रहे हैं। अन्यथा किसी भी प्रकार का कोई काम करने में आज तक तो कोई कठिनाई नहीं आई है। लेकिन हाँ, एक थोड़ा सा
माहौल में ऐसा बनाने की कोशिश हो रही है, तो मैं अपनी तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम लोगों की तरफ से कोई भी उसको कहिए कठिनाई नहीं। अब थोड़ा रुक करते हैं वापस। हम लोगों में बड़ी चर्चा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ काम हो जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री खुद वित्त मंत्रालय संभालेंगे वगैरह वगैरह। आपका एक स्टेटमेंट आया जो बड़ा चौंकाने वाला है कि कमिट करके बरौनी के बिजली घर के लिए आपको कोयला नहीं मिल रहा है, और प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद आपका जो ऑब्जर्वेशन था वो कोई बहुत आशाजनक नहीं है। आपने तो हमारी दुखती रग पर हाथ रख दिया। इतनी पीड़ा है हम लोगों को। एक तो बिहार के लिए हम मांग रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। विशेष राज्य का दर्जा हम क्यों मांगते हैं? हम बहुत पीछे हैं। आप कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, आगे लाना। बिहार में कुछ काम हो रहा, अपने बलबूते पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे प्लान साइज को देखिए, ये बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो मदद करने का तो समय यही है। और मदद हम इसलिए चाहते थे कि अगर विशेष राज्य का दर्जा होगा तो निजी निवेश लोग करेंगे, उनको टैक्स में छूट मिलेगी। और दूसरी बात है, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में स्टेट का शेयर कम हो जाएगा, तो हमारे पास और धनराशि रहेगी, राज्य की और योजनाएं हम ले पाएंगे। अपनी योजनाएं हम अपने संसाधन से करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी मदद की जरूरत। एक तो उस पर टाल मटोल कमेटी बनाया, उसने रिजेक्ट कर दिया। हम मांग कर रहे हैं कि विशेषज्ञों की समिति बनाइए। एक तो मसला ये है। दूसरी बात है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बुनियादी ढांचा में बिजली, हमारे यहाँ बिजली है नहीं। ये अनोखा राज्य बिहार है। जब हम लोग नवंबर 2005 में आए, जनता ने सेवा का मौका दिया, तो बिहार में तो अपना उत्पादन 0 मेगावाट था। हम वहां से बात को आगे ले जा रहे हैं। तो बरौनी थर्मल प्लांट में हम 500 मेगावाट की इकाई डाल रहे हैं, 250 मेगावाट की 2 इकाई लगा रहे हैं। सारी तैयारी हो गई। कोयला के लिंकेज के लिए 2006 से हम लोग ट्राई कर रहे हैं। पावर मिनिस्ट्री ने रिकमेंड भी किया, एक बार नहीं 3-3 बार। अभी तो हाल में मार्च 2012 में, मुझे डेट याद है, 26 मार्च को उन्होंने पत्र लिखा है शिंदे साहब ने, और कहा कि बिहार की विकट स्थिति है, बरौनी का कोल लिंकेज विशेष परिस्थिति में दिया जाना चाहिए। आप बताइए और क्या करेगा पावर मिनिस्ट्री की तरफ से? इससे बड़ी और क्या सहायता हो सकती है? हम लोगों ने असेंबली काउंसिल में चर्चा की, कह रहे हैं कहीं नहीं देंगे। तो एक ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर हम लोग गए, प्रधानमंत्री जी से मिले, उनको कहा, कुछ नहीं कहा, सिर्फ 500 मेगावाट के लिए कोल लिंकेज मांगा। आप जरा कल्पना कीजिए, यहां तो कोल लिंकेज मिलना चाहिए जितने निजी क्षेत्र में लोग कोयला ये बिजली की इकाई लगा रहे हैं थर्मल प्लांट का, सबको मिलना चाहिए। वादा खिलाफी कहेंगे इसको। हम तो सिर्फ इस पर आ गए। न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। हम तो वहां पहुंच गए, सिर्फ बरौनी के लिए कोल लिंकेज मांग रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी से ऑल पार्टी डेलीगेशन मिलकर लौटा। हम लोगों को ये लगा कि प्रधानमंत्री जी गौर करेंगे, प्रधानमंत्री जी के स्तर पर देखा जाएगा। साहब, अभी 29 जून को पत्र आया, 18 जून का पत्र 29 जून को मेरे कार्यालय में प्राप्त हुआ। 30 जून को सुबह सुबह मुझको देखने को मिला। साहब, उन्होंने रिजेक्ट करके भेज दिया कोयला मंत्री जी ने। अरे भाई, कोयला मंत्री जी तो पहले ही रिजेक्ट कर चुके, तो प्रधानमंत्री जी से मिलने गए। कैसी सरकार चल रही है? तो आप चूंकि व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री जी को इस पे एक तरीके से पिन पॉइंट कर रहे हैं आप, तो अब इसको हासिल करने के लिए आप क्या किया? फिर पत्र लिखा, हमने फोन से बातचीत की, उन्होंने कहा देखते हैं, अब देखें। एक दिन तो फोन से उन्होंने कहा कि आश्वस्त किया है, अब देखें। उन्होंने बहुत ही स्पष्टता के साथ आश्वस्त किया है। विशेष राज्य का दर्जा हासिल कर लेने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं?
देखिए, बिहार के लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने इस मांग पर अपना हस्ताक्षर किया और प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया। हम बिहार भर में घूम करके लोगों को बता रहे हैं, ये कोई अब हमारी मांग नहीं है, ये तो बिहार के जन जन की मांग है, 10.5 करोड़ लोगों की मांग है। तो हम तो एक रैली करने जा रहे हैं 6 नवंबर को, अधिकार रैली बिहार की हकमारी के खिलाफ पटना के गांधी मैदान में होगा। जरूरत पड़ने पर दिल्ली में भी हम लोग जाकर के रैली करेंगे, अपनी आवाज लगाएंगे, लोकतंत्र में तो अपनी बात कहेंगे। आखिरी सवाल मेरा यही होना था जो आपने अभी बताया कि नवंबर से आपकी राजनीति का एक नया रूप और एक नई भंगिमा हमको देखने को मिल रही है, ये हमको साफ दिख रहा है आपकी बातों से। हम लोग तो अब लगातार हमने इस बात को कहा, इसलिए लोगों का इतना समर्थन मिला है, 1.25 करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर किया। तो पटना में अब ये पूरे बिहार में अभियान चल रहा है और 6 नवंबर को लोग जुटेंगे यहाँ और अपनी मांग को रखेंगे। मैं तो आग्रह करूँगा कि जायज़ मांग है, इस पर गौर कर लीजिए। चलिए, हमारी इस बातचीत के जरिए एक सीधी बातचीत प्रधानमंत्री जी को आपने फिर से कही है और CNBC आवाज़ की तरफ से हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपने हमको वक्त दिया, उसका तो धन्यवाद है ही, लेकिन बिहार के लिए किसी भी काम के लिए हमारे चैनल की जो भूमिका है ये आपके लिए समर्पित है। धन्यवाद।